नमस्कार। असम के चुनाव महारथियों पर आधारित इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इस श्रृंखला के तहत आज हम एक ऐसी शख्सियत पर बात करने जा रहे हैं जिस पर पूरे देश का ध्यान है, प्रदेश का नहीं पूरे देश का ध्यान है, क्योंकि उस शख्सियत की वजह से पूरा जो चुनावी गणित है, चुनावी समीकरण है प्रदेश के, वो बदल गए हैं, उलट पुलट गए हैं। हम बात कर रहे हैं AIUDF यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के लीडर बदरुद्दीन अजमल की। बदरुद्दीन अजमल की वजह से बीजेपी की नींदें हराम हो गई हैं, क्योंकि वो जितना आसान समझ रही थी इस चुनाव को, वो उतना ही कठिन कर दिया है बदरुद्दीन अजमल ने। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है। इसके अलावा कई और दल भी उस गठबंधन के हिस्सेदार बन गए हैं और इसलिए मुकाबला बहुत तगड़ा हो गया है असम में चुनावी। बदरुद्दीन अजमल की खास बात यह है कि वो वैसे तो इत्र के व्यापारी हैं, लेकिन पिछले 1.5 दशकों में वो असम की राजनीति में एक खास तरह से उभरे हैं। खास आप सब जानते हैं कि असम में 34% से ज़्यादा मतदाता मुस्लिम हैं और उनके जो मत हैं वो असम की राजनीति को बड़ी पैमाने पर प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। और बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है उनकी नुमाइंदगी करने का दावा करती है। ये माना जाता है कि जो मुस्लिम मतदाता हैं उन पर अजमल साहब की अच्छी खासी पकड़ है और ख़ास तौर पर जो नागरिकता संशोधन कानून बनाया गया है और उसके बाद पूरे असम में उसके खिलाफ आंदोलन हुआ, उसके बाद उनकी ये पकड़ और भी मजबूत हुई है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर बदरुद्दीन अजमल को निशाना बना रही है। उसे लग रहा है कि अजमल को निशाना बनाने से जो हिंदू मतदाता हैं उनके अंदर एक असुरक्षा बोध पैदा होगा और जो वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है उसमें वो अजमल का इस्तेमाल करके पूरे प्रदेश में एक ध्रुवीकरण करने में कामयाब हो जाएगी। तो ये लगातार बीजेपी बल्कि ये भी कह रही है कि उसका मुकाबला कांग्रेस से नहीं बदरुद्दीन अजमल और उनकी पार्टी से है। तो ये बेसिकली उसने हिंदू मुसलमान का मामला बनाने के लिए ये समीकरण लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, क्योंकि कांग्रेस तो AIUDF के मुकाबले बहुत बड़ी पार्टी है और वो ज़्यादा सीटों पर भी चुनाव लड़ रही है। बदरुद्दीन अजमल तो मुश्किल से 2 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस 80 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो मुकाबला कायदे से तो कांग्रेस और बीजेपी का ही है, लेकिन बीजेपी को ये सुविधाजनक लगता है कि अजमल सामने हो तो हिंदू मुसलमान का खेल आसानी से खेला जा सकता है। लेकिन ये तो साफ है कि बदरुद्दीन अजमल एक बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं और वो इस चुनाव में एक बड़ी भूमिका अदा करने जा रहे हैं। और अगर चुनाव परिणाम कुछ उलटफेर दिखाते हैं तो उसमें बदरुद्दीन अजमल का योगदान बहुत बड़ा होना है। आइए जरा अब ये ब्यौरा ले लिया जाए कि बदरुद्दीन अजमल का अतीत क्या रहा है, वो किस तरह से राजनीति में दाखिल हुए और आज उनकी ये हैसियत किस तरह से बन गई। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि वो मूलतः परफ्यूम या इत्र के व्यापारी हैं। उनके पिता बहुत पहले 1950 के आसपास बम्बई चले गए थे, आज का मुंबई चले गए थे और वहाँ उन्होंने इत्र का व्यापार शुरू किया था और वो बढ़ता चला गया और मध्य पूर्व के देशों में ख़ास तौर पर उनकी मांग बहुत ज़्यादा हो गई। तो धीरे धीरे वो इत्र के व्यापारी के रूप में, बड़े व्यापारी के रूप में स्थापित हो गए और बदरुद्दीन अजमल उनके पुत्र, फिर उन्होंने उनका कारोबार संभाला। तो इस तरह से वो इत्र के व्यापार में आए। और बदरुद्दीन अजमल ने का जन्म हालांकि असम में हुआ है, होजाई के पास हुआ है, लेकिन उन्होंने देवबंद यूनिवर्सिटी से धर्मशास्त्र और अरबी की मास्टर डिग्री ली है। असम के जमायते उलेमा हिंद के वो अध्यक्ष भी हैं। दुनिया के 500 सर्वाधिक शक्तिशाली या प्रभावशाली मुसलमानों में उनकी गिनती की जाती है। उनका ट्रस्ट है जो कई अस्पताल चलाता है और जो शैक्षणिक संस्थान भी चलाता है और वो तमाम तरह के परोपकार से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न रहता है। बाढ़ पीड़ितों को मदद करना है, बच्चों को मदद करना है, शिक्षा में मदद करना है, इस तरह के सामाजिक कार्यों में भी बदरुद्दीन अजमल और उनके संगठन का काम चलता रहता है। तो इस तरह से उन्होंने असम में अपनी पैठ बनाई, अपनी पहचान बनाई
और एक तरह से अपने लोगों को जोड़ा उन्होंने। इसके बाद 2005 की तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि उस साल IMDT एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। IMDT एक्ट से जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन्हें एक तरह का प्रोटेक्शन मिल रहा था और असम एकॉर्ड को लागू करने में दिक्कत आ रही थी क्योंकि इस एक्ट की वजह से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनकी शिनाख्त करके उनको वापस भेजने के काम में बाधा आ रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया था। लेकिन इससे उस असम के पूरे माइनॉरिटी में एक असुरक्षा का भाव पैदा हुआ और ये बदरुद्दीन अजमल ने पहचान लिया, पढ़ लिया और ठीक इसी समय उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की, असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसका नाम बाद में बदल के उन्होंने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट कर दिया। ये पार्टी 2005 में अस्तित्व में आई और 2006 के चुनाव में इसने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी, 10 सीटें एक साथ जीतकर। और फिर अगला चुनाव जब 2011 में हुआ तो उसके सीटों की संख्या बढ़कर 18 हो गई और इस तरह से लोकसभा चुनाव में भी इस पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए और वो जीते। खुद बदरुद्दीन अजमल 2009 से लेकर लगातार धुबड़ी सीट से चुनाव जीतते रहे हैं। 2016 का चुनाव जरूर बदरुद्दीन अजमल के लिए थोड़ा नुकसानदेह हुआ, हालांकि वो उम्मीद कर रहे थे कि इस बार उनके सीटों की और संख्या बढ़ेगी और वो असम की राजनीति में एक ऐसे फैक्टर के रूप में उभरेंगे जो सत्ता का निर्धारण करते हैं। लेकिन हुआ ये कि एक तो मोदी की लहर थी और एक हिंदुत्व का भी दौर चल रहा था, जिसकी वजह से बदरुद्दीन अजमल की पार्टी की सीटें घटकर 13 रह गईं और वो खुद भी साउथ सलमारा सीट से हार गए। लेकिन इससे बहुत फर्क नहीं पड़ा उनकी गतिविधियों में, उनकी पार्टी की, क्योंकि लोकसभा में वो अकेले उम्मीदवार जीते थे 2019 के चुनाव में, उसमें लोकसभा में उनकी 20 सीटें कम हुई थी। लेकिन इसके बावजूद उनकी हैसियत कभी कम नहीं हुई और अभी जबकि CAA के खिलाफ आंदोलन चला तो एक बार नए सिरे से उनके साथ समर्थन जुट गया और उनकी अहमियत बढ़ गई। तो ये उनकी खूबी है कि वो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, सामाजिक रूप से वो सक्रिय हैं परोपकार आदि के कार्यों में, और राजनीतिक रूप से चूंकि असम की जो डेमोग्राफी है, जो आबादी की बनावट है, उसमें 34% मुसलमान हैं, इसलिए उनको एक अच्छा खासा समर्थन वहीं से मिल जाता है। और फिर बांग्ला भाषी जो हिंदू हैं वो भी उनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि जहां उनका प्रभाव है लोअर असम या बराक घाटी में, वहां पर जो बंगाली मुसलमान हैं वो भी उनके साथ जुड़ गए हैं। तो इसलिए उनकी पार्टी को ये नहीं कहा जा सकता कि किसी एक धार्मिक गुट की या धार्मिक समुदाय की पार्टी है, दूसरे धार्मिक समुदायों को भी उन्होंने जोड़ा है। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि उनकी पार्टी में प्रमुख पदों पर बांग्ला भाषी तो हैं, बंगाली हिंदू भी हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग ज्यादा महत्वपूर्ण पदों पर काबिज हैं और वो निर्णायक स्थिति में हैं। तो एक वंशवाद का असर भी उनकी पार्टी में देखा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि बदरुद्दीन अजमल की अपनी ताकत क्या है और उनकी राजनीति की खासियत क्या है। ताकत, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि वो आर्थिक सामाजिक तौर पर सक्षम है, उनके साथ बहुत बड़ा समुदाय जुड़ चुका है, और दूसरा उनकी पहचान चूंकि एक धार्मिक नेता की भी है, इसलिए भी जो रूढ़िवादी मुसलमान हैं, कंजर्वेटिव मुसलमान हैं, वो भी उनसे जुड़ता है, उन पर भरोसा करता है। और तीसरा ये कि असुरक्षा की भावना मुसलमानों में वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ख़ासतौर पर हिंदू पार्टी जो बीजेपी है उसके सत्ता में आने के बाद, और उसके लगातार इस तरह के बयान और अभियान जो मुसलमानों को की तरफ केंद्रित होते हैं, मुसलमानों पर आक्रमण करते हुए नजर आते हैं, तो इससे वो जो वोट बैंक है वो भी और अच्छे से गोलबंद हो गया है। लेकिन यहाँ कुछ चीजें साफ कर देने की जरूरत है कि बदरुद्दीन अजमल उस तरह के सांप्रदायिक नेता नहीं है जैसे कई जगहों पर कई मुस्लिम नेता रहे हैं, या बीजेपी की जो पूरी नीति रही है सांप्रदायिक आधार पर वोट लेने की और दूसरे संप्रदायों को कोसने की, उन्हें गालियां देने की, उनके बारे में कड़वी टिप्पणियां करने की, नफरत उगलने की, वो उससे बचे रहे हैं बदरुद्दीन अजमल। कभी भी उनके इस तरह के बयान सुनने को नहीं आए हैं। ये जरूर है कि बीजेपी ने कई बार उनके बयानों को तोड़ मोड़ कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की।
फेक वीडियो चलाए। अभी हाल में एक फेक वीडियो चलाया था जिसकी वजह से ये लगा कि इन्होंने बदरुद्दीन अजमल ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन बाद में पता चला कि वो गलत तरह से एडिट किया हुआ वीडियो था। कहा उन्होंने उसका बिल्कुल उल्टा था। तो ये बीजेपी की तरफ से बदमाशियां हो रही हैं ताकि बदरुद्दीन अजमल को एक खलनायक के रूप में पेश किया जा सके। लेकिन चूंकि बदरुद्दीन अजमल ने यह समझदारी दिखाई है कि वो सांप्रदायिक आधार पर वोट नहीं मांगते हैं, वो धार्मिक आधार पर लोगों को वोटों को एकजुट तो करते हैं लेकिन उनसे सांप्रदायिक अपील नहीं करते हैं, इसलिए उनको उस तरह से बदनाम करने में कामयाब नहीं हो पाई है बीजेपी। जब बदरुद्दीन अजमल ने पार्टी बनाई थी तब कांग्रेस ने भी उनको इसी तरह से पेंट करने की कोशिश की थी, क्योंकि उसे लगा था कि बदरुद्दीन अजमल के खड़े होने से उसके वोट बैंक को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि तब माइनॉरिटी भी कांग्रेस के का ही वोट माना जाता था। लेकिन बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस से वो माइनॉरिटी का वोट खींच लिया है, अपने पास एकजुट कर लिया है। और यही वजह है कि इस चुनाव में कांग्रेस को बदरुद्दीन अजमल से समझौता करना पड़ रहा है, सीटों का गणित बैठाना पड़ रहा है और गठबंधन करना पड़ रहा है। तो एक हैसियत जो बनाई है वो ये है कि सांप्रदायिक नहीं है, और उन्होंने जो बंगाली मुसलमान हैं उनको भी अपने से जोड़ा है, और इसीलिए तमाम जो गैर सांप्रदायिक गैर बीजेपी दल हैं वो उसके साथ जुड़ने में अब बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं कर रहे हैं। सीपीएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल, ये तमाम पार्टियां और एक आंचलिक पार्टी भी इस गठबंधन का हिस्सा बनी है और किसी ने आपत्ति नहीं की है। तो इसलिए बीजेपी ज़रूर अभियान चला रही है लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है। तो फर्जी वीडियो, बीजेपी नेताओं के झूठे बयान, आपको मैं बता ही चुका हूं कि हिमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ इसीलिए एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है गुवाहाटी में, क्योंकि उन्होंने एक बार बदरुद्दीन अजमल के बारे में गलत बयानी की थी। तो इस तरह से आप देखें कि इसके बावजूद चूंकि वो एक दाढ़ी वाले हैं और एक स्कल कैप पहनते हैं, तो इस तरह से जो बीजेपी की रणनीति होती है उसमें एक ऐसा कैरेक्टर के आने से उसे आसानी हो जाती है पोलराइज करने की, और वो उनके खिलाफ प्रचार करके ये अपना खेल खेलती रहती है। तो ये तो सही बात है कि बदरुद्दीन अजमल की जो छवि है वो एक रूढ़िवादी मुसलमान की है। भले बेशक वो उस तरह के कट्टरपंथी नहीं है, उस तरह के सांप्रदायिक नहीं है, लेकिन रूढ़िवादी मुसलमान के तौर पर उनको जाना जाता है। वो धार्मिक नेता भी हैं तो ये स्वाभाविक भी है। फिर उनकी जो पहुंच और पैठ है वो मुख्य रूप से लोअर असम और बाराक घाटी में है, इसलिए उनका जो ग्रोथ है वो यहीं तक सीमित है और उनकी हैसियत भी इससे ज़्यादा कभी बढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता और उनका जुड़ाव असम के दूसरे हिस्सों से नहीं हो पा रहा है, खासतौर पर अपर असम में जहां पर हिंदू मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। लेकिन अब जबकि दूसरी पार्टियों से वो गठबंधन कर रही है कांग्रेस के साथ और दूसरे दलों के साथ, तो ये एक अवसर है कि वो उन क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बनाने के लिए आगे बढ़े। अपर असम में भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी है, और अगर ये प्रभाव बढ़ा तो बदरुद्दीन अजमल कल को वहां भी अपने होने का दावा कर सकते हैं। कमजोरी एक ये भी है कि परिवार का आरोप उनके ऊपर लगता रहा है और AIUDF उन्हीं के नियंत्रण में पूरे परिवार के रही है। तो कुल मिलाकर अगर आपको देखना हो कि इस बार चुनाव में क्या होने जा रहा है, तो मोटे तौर पर बदरुद्दीन अजमल को एक महारथी के तौर पर देखते हुए आप देखेंगे कि वो आगे चलकर एक किंग मेकर की भी हैसियत प्राप्त कर सकते हैं। अगर उन्हें पहले के मुकाबले कुछ सीटें भी ज़्यादा मिली, तो चूंकि इस बार मामला बहुत कांटे का है और असम विधानसभा में केवल 126 सीट हैं, तो 10-15 सीटों का हेर फेर ही बहुत गणित किसी की भी पार्टी का बदल सकता है, बना और बिगाड़ सकता है। और उसमें AIUDF और बदरुद्दीन अजमल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी, और इस लिहाज से वो एक महारथी हैं और ये सारे तमाम दल महसूस भी कर रहे हैं, मान भी रहे हैं, और इसीलिए वो विपक्षी दलों के निशाने पर हैं, और जो उनके साथ दल हैं उनको उनसे बहुत उम्मीदें भी हैं। तो दोस्तों, ये था आज के असम के चुनाव महारथियों पर हमारी रिपोर्ट।
उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी, आप इसे लाइक करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।